नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी मैं ऑटो वाला और चेतेश्वरानंद का तीसरा भाग। इसके पहले आपने सुना कहानी का नायक ब्रिटेन से आए मिलर दंपत्ति को लेकर लखनऊ शहर घुमाता है और शाम को घर वापस पहुंचता है। तभी दूसरा व्यक्ति जिसको चर्चमैन कहता है वह भी वापस आ जाता है। अब आगे सुनिए, देखिए क्या हो रहा है। खाने के दौरान खूब बातें हुई जो पूरी तरह मिलर दंपत्ति के घूमने फिरने पर केंद्रित रहीं। यह सारी बातें वही कर रहे थे। वह दोनों पति पत्नी बार बार मेरी जानकारियों की तारीफ करना नहीं भूल रहे थे। उनकी तारीफ पर मुझे बार बार पिताजी याद आते, जिनसे मैंने यह सब जाना समझा था। मैंने एक बात मार्क की कि मेरी और मिस्टर मिलर की बातें चर्चमैन और मेरी पत्नी आहना और सास को अच्छी नहीं लग रही थी। ससुर जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि तब वह इन बातों से बहुत ऊपर उठे हुए व्यक्ति हुआ करते थे। उस समय वह कभी इतने होशोहवास में होते ही नहीं थे कि या क्या ऐसी कोई भी बात उनकी समझ में आती, उसको वह कुछ समझ पाते। खाने के दौरान ही अगले दिन घूमने का प्रोग्राम तय हुआ। अगुवाई चर्चमैन करेंगे या उसने स्वयं ही घोषित कर दिया। जब उसने यह कहा तभी मैंने सोचा, जब यह जाएगा तो मैं नहीं जाऊँगा। एकमात्र वजह यह थी कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, या हम दोनों अच्छी तरह समझते थे, लेकिन अन्य किसी पर यह जाहिर नहीं होने देते थे। सबके सामने खुश मिजाज मित्रों की तरह ही पेश आते थे। मुझे दो कारणों से वह पसंद नहीं था। पहला कि वो हिंदुस्तानियों को घृणा की दृष्टि से देखता था। दूसरा, वह हद दर्जे का कनिंग आदमी था। वह मुझसे क्यों चिढ़ता था या मैं नहीं जानता। अनुमान लगा सकता हूँ कि मैं प्राचीन भारतीय संस्कृति इतिहास की सराहना करता था तो वह सुन नहीं पाता था। प्रत्युत्तर में अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी साम्राज्य की तारीफों के पुल बांध कर कहता, अंग्रेजों ने दुनिया के इतने बड़े भूभाग पर राज किया है कि उसके राज्य में सूर्यास्त ही नहीं होता था। अपने को ऊंचा रखने के लिए हम दोनों में एक मूक प्रतिस्पर्धा चलती थी जो शायद ही बाकी समझ पाते थे। अगले दिन मैंने सीधे मना करना उचित नहीं समझा कि यह अशिष्टता होगी, आतिथ्य भाव का उल्लंघन होगा। मैंने ससुर जी को आगे करने की सोचकर उनसे कहा, ऑटो न चलाने से नुकसान हो रहा है। बाकी लोग तो जा ही रहे, मुझे ऑटो लेकर निकलने दीजिए। लेकिन बात उल्टी पड़ गई। वह बोले, यह करने से मेहमान नाराज हो सकते हैं, दूसरे टैक्सी करने से खर्चा ज़्यादा आएगा। अंततः मुझे ही जाना पड़ा। एक पिद्दी से ऑटो में 5 लोग बैठे। मैंने अपना गुस्सा निकाला चर्चमैन को आगे बैठाकर, जहां सिर्फ ड्राइवर की सीट होती है, दूसरा कोई बस किसी तरह बैठ सकता है। पहले आना के चलने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मिलर दंपत्ति के जिद के चलते उसे चलना पड़ा, जिससे बैठने की जगह की समस्या पैदा हुई। घूमने के लिए कहाँ चलना है, इसको लेकर मैंने कोई पहल नहीं की। मैंने सब चर्चमैन पर ही छोड़ दिया कि जहाँ कहेगा वहाँ चल दूंगा। मेरा यह अघोषित असहयोग चर्चमैन ने भांप लिया। मैं जहाँ शहर के नए दर्शनीय स्थलों पर ले गया था, वहीं उसने सीधे रेजिडेंसी चलने को कहा। रात खाने पर बातचीत के दौरान ही उसने इसका जिक्र किया था मिलर से। बोला था कि यहाँ जाना चाहिए था। यह ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर के लोगों के साथ हुए बर्बरतापूर्ण अत्याचार, उनके सामूहिक नरसंहार का स्थान है, जो यह बताता है कि यहाँ हमारे पूर्वजों को किस तरह घेर कर हिंदुस्तानियों ने कत्ल किया था। हमें वहाँ चलकर अपने 2000 पूर्वजों की कब्रों पर फूल चढ़ाकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह उन सभी को स्वर्ग में स्थान प्रदान करें जो सिज ऑफ लखनऊ के समय शहीद हो गए थे। मित्रों, सिज ऑफ लखनऊ कहते प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के समय अंग्रेजी रेजिडेंसी में 86 दिन छिपे रहे। यह लंबी लड़ाई इतिहास में सिज ऑफ लखनऊ के नाम से जानी जाती है, जिसमें 2000 अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों युद्ध में मारे गए थे। तो मिलर दंपत्ति आश्चर्य में पड़ गए कि 150 वर्ष से भी पहले उनके देश के लोग अपने एम्पायर को बचाने के लिए यहाँ भी लड़े थे। चर्चमैन के कहने और मिलर दंपत्ति की अतिशय उत्सुकता के कारण मैं सबको लेकर रेजिडेंसी पहुंचा। वहां पहुंचने से पहले चर्चमैन ने काफ़ी सारे फूल ले लिए थे।
वह वहाँ बहुत बार जा चुका था, इसलिए उसे किसी गाइड की ज़रूरत नहीं थी। उसके पास वहाँ के चप्पे चप्पे की सारी जानकारी थी। उसने एक एक हिस्से को दिखाया, उनकी डिटेल्स बताई। 1857 के युद्ध का ऐसा वर्णन किया कि जैसे आंखों देखा वर्णन कर रहा हो। 33 एकड़ में फैली रेजिडेंसी के अवशेषों पर गोलियों, तोपों के गोलों के अनगिनत निशानों को दिखाया। लॉन फूलों की क्यारियों को मिलर दंपत्ति मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। चर्चमैन सबसे आखिर में वहां बने चर्च के अवशेषों के पास लेकर गया। उससे लगे बड़े से कब्रिस्तान की ओर देखकर भावुक हो गया। कहा, तुम लोग यह कब्रें देख रहे हो? इन्हें जल्दी गिन नहीं पाओगे, या करीब 2000 हैं। इनमें हमारे पूर्वज आज भी सो रहे हैं। ये हमारे वो जांबाज शहीद हैं जो दुश्मनों से 86 दिनों तक बहादुरी से लड़ते रहे, शहीद होते रहे। रसद हथियारों की आमद न होने के कारण वे हारे नहीं, हार मानने को तैयार नहीं हुए, शहीद होना स्वीकार किया। इनमें सैकड़ों बच्चे महिलाएं हैं। आओ मैं तुम्हें उस महान सेना नायक से मिलवाता हूँ जो दुनिया के महान योद्धाओं में से एक था। हम सब उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मैं अनमना सा उसके साथ लगा रहा, मगर उसकी बातों से मुझ में भी उत्सुकता बनी हुई थी। इतनी बड़ी संख्या में कब्रों को देखकर मुझे अपनी स्वतंत्रता सेनानियों पर गर्व हो रहा था कि जिनके साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, उन्हें हमारे जांबाजों ने धूल चटाई थी। लेकिन दूर तक कब्रों को देखकर यह बात भी मन में आई कि यह सब अपने देश, अपनी मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर यहाँ बेगाने देश में न सो रहे होते यदि इन्होंने दूसरे देशों को हड़पने का दुस्साहस न किया होता, मेरे देशवासियों पर बर्बर अत्याचार न किया होता। स्वतंत्रता सेनानियों ने वही किया जो उनका धर्म था। वह तो धर्म पथ पर थे। अधर्म पथ पर चलने वाले इन कब्रों में सो रहे हैं। क्या इन लोगों को परिणाम मालूम नहीं था? स्वतंत्रता सेनानियों में इन लोगों के प्रति इतना गुस्सा था कि यदि ये आत्मसमर्पण कर देते तो भी जीवित न बचते। इनके अत्याचारों के कारण इनकी मृत्यु सुनिश्चित थी। चर्चमैन तमाम कब्रों को पार करता हुआ एक कब्र के पास जाकर ठहर गया। ध्यान से उसे देखता रहा, फिर जेब से रुमाल निकालकर कब्र पर पड़ी पत्तियों धूल को साफ करके सिराने लगी नेम प्लेट को साफ किया और सीधा खड़ा सैल्यूट किया। फिर मिलर दंपत्ति की तरफ मुखातिब हुए बिना नेम प्लेट की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, तुम यह सब देख पा रहे हो ना? यह है ग्रेटेस्ट वॉरियर सर लॉरेंस, जो यहाँ शहीद हो गए। बहुत लड़ा उन्होंने, दुनिया भर में दुश्मनों को धूल चटाई और अब यहाँ सो रहे हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है। चर्चमैन के कहने पर मिस्टर मिलर ने सस्वर पढ़ा, यहाँ पर सत्ता का वो पुत्र दफन है जिसने अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो मिस्टर मिलर ऐसे महान व्यक्ति थे सर लॉरेंस। इन लोगों के कारण हमारे राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, लेकिन शायद आगे चलकर हम थोड़े ढीले पड़ गए और महान लॉरेंस को यहाँ सोना पड़ा। 1 मिनट, मैं यहाँ लिखी लाइन के लिए कहूँगा, दफन है की जगह लिखना चाहिए सो रहा है। खैर मिस्टर मिलर, हमें हार नहीं माननी चाहिए। एक वह समय था जब पूरा हिंदुस्तान हमारे इशारे पर चलता था। हम यहाँ के भाग्य विधाता थे, लेकिन समय ने हमारा साथ छोड़ा और हमें इसे आज़ाद करना पड़ा। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक दिन यह फिर हमारा होगा। हम ही यहाँ के वास्तविक शासक होंगे। हो सकता है तुम हंसो मुझ पर, मुझे सिरफिरा समझो। संभव है तुम मन में हंस भी रहे हो। ऐसा है तो भी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मुझे आशा ही नहीं, दृढ़ विश्वास है कि एक दिन ऐसा ही होगा। जब हमने सदियों पहले इस देश की धरती पर कदम रखा था तो हम एक मर्चेंट ही तो थे। तब किसने सोचा था कि हम 10-20 साल नहीं 200 साल तक यहाँ शासन करेंगे। और एक बात बताऊं कि हमने इस देश को आज़ाद नहीं किया है, हमने एक बिल के जरिए सिर्फ सत्ता हस्तांतरित की है। जैसे बिल के जरिए सत्ता हस्तांतरित की है, वैसे ही एक बिल के जरिए सत्ता हस्तांतरण को निरस्त भी कर देंगे। हमारा हिंदुस्तान फिर से हमारे हाथ में होगा। चर्चमैन की बातें सुनकर मिलर दंपत्ति और मैं उसे आश्चर्य से देखते रह गए। आहना भी
कि यह क्या बात कर रहे हैं। वह हमारी भावना को समझ रहा था। तभी मिसेस मिलर ने कहा, लेकिन अब ऐसी किसी बिल के पास करने का मतलब ही क्या है? इंडिया संयुक्त राष्ट्र में पूरी दुनिया ने इसे संप्रभुता संपन्न देश का दर्जा दे रखा है। यह परमाणु शक्ति संपन्न देश है। हम ऐसा बिल पास करने की बात छोड़िए, ला भी नहीं पाएंगे। मिसेज मिलर की बात पर चर्चमैन ठठाकर हंसा। फिर बोला, तुम लोग समझने की कोशिश करो। बहुत मामूली सी बात है कि जिस प्रकार सत्ता हस्तांतरण पर मान्यता मिली, उसी प्रकार सत्ता हस्तांतरित सत्ता को समाप्त करने पर मान्यता भी समाप्त हो जाएगी। खैर, इस पर हम बैठकर बड़ी बहस करेंगे। अभी तो आओ, इधर आओ, इस तरफ देखो। यहाँ इस कब्र पर क्या लिखा है? मिस्टर मिलर ने फिर पढ़ना शुरू किया। रो मत मेरे बेटे, मैं मरा नहीं हूं, मैं यहाँ सो रहा हूं। चर्चमैन लाइन पूरी होते ही बड़ी भावुकता से बोले, सोचो, कल्पना करो कि कितना कष्ट पाया है हमारे यहाँ इन पूर्वजों ने। एक बेटे पर क्या बीती होगी जब उसने अपने हाथों से अपने पिता को यहाँ दफनाया होगा। अपने उस पिता को जिसकी गोद में वह बड़ा हुआ, जिसकी उंगली पकड़कर वह पहली बार खड़ा हुआ, चलना सीखा। सोचो इस पिता की आत्मा को कितना कष्ट हुआ होगा जब उसने अपने बेटे को भी शहीद होते और फिर यहाँ एक कब्र में चिर निद्रा में सोते देखा होगा। चर्चमैन बहुत भावुक उत्तेजित हो रहा था। मिलर दंपति तटस्थ लग रहे थे। मिस्टर मिलर ने कहा, हमें इतने बड़े ब्रिटिश एम्पायर को खड़ा करने के लिए बड़ी कीमत तो चुकानी ही थी, जो हमने चुकाई। यह सच्चाई भी हमें माननी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने भी यहाँ बड़ी संख्या में लोगों को खत्म किया था। इसीलिए यहाँ के लोगों में इतनी घृणा थी हमारे लिए कि उन्होंने बच्चों महिलाओं को भी बचने का रास्ता नहीं दिया। अभी जलियांवाला बाग कांड पर बड़ी चर्चा मीडिया में भी हुई थी। अपने जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में निकलने के एकमात्र रास्ते पर ही खड़े होकर गोलियों की बौछार करवाकर हजारों निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या करवा दी थी। उनके प्रति इसी से यहाँ के लोगों में इतनी गुस्सा थी, इतना गुस्सा था कि ब्रिटेन में जाकर यहाँ के क्रांतिकारी उधम सिंह ने उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन मिलते जुलते नामों के कारण उधम सिंह धोखा खा गए और इस कांड के मास्टरमाइंड तत्कालीन पंजाब के गवर्नर जनरल माइक ओ ड्वायर को मार दिया। हमारे देश ने इतने वर्षों बाद गलती का एहसास किया, इसलिए पीएम ने जलियांवाला बाग कांड के लिए अफसोस जताया। मैं समझता हूं कि अपने देश को 2 कदम और आगे बढ़कर समग्र के लिए माफी मांगनी चाहिए थी। मिस्टर मिलर की बातें चर्चमैन को बहुत बुरी लगी। उसने दबे स्वर में अपना प्रतिरोध दर्ज कराते हुए कहा, हमें अपने पूर्वजों के महान बलिदान का हृदय से सम्मान करना चाहिए। हम आज भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं, जो अपने इन्हीं महापुरुषों के बलिदानों के कारण ही हैं। यहाँ हिंदुस्तान में उन्होंने जो कुछ किया, इस देश के लिए किया, यहाँ के लोगों की भलाई के लिए ही किया। यह सब लड़ते रहने वाले लोग थे। हमने इन्हें सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया था। बस इतनी सी बात है। यह भी कहता हूँ कि हमने सत्ता हस्तांतरण जरूर किया, लेकिन इन्हें सही रास्ता दिखाने का प्रयास कभी भी बंद नहीं किया है। यह हर क्षण आज भी चल रहा है। और यह भी बता दूं कि हम ही हैं जो इन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं। बिल लाकर इन्हें फिर से अपने झंडे तले लाने का प्रयास भले ही ना हो, इन्हें इस तरह अपने अधीन लाना उतना स्थायी ना हो, लेकिन एक दूसरे रास्ते से इन्हें अपने झंडे तले लाने के लिए हम निरंतर मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इस रास्ते से सफलता 100% मिलनी है और सदैव के लिए मिलनी है। चर्चमैन की बातों से इस बार मैं खुद को तटस्थ नहीं रख सका। मिलर दंपत्ति कुछ बोले उसके पहले ही मैंने पूछ लिया कि उनका यह दूसरा रास्ता कौन सा है। इस पर चर्चमैन ने मेरे कंधे को हल्के से थपथपाते हुए कहा, बताता हूं मैं सन। देखो, आज जमाना बदल गया है। प्रत्यक्ष युद्ध के मैदान में किसी राष्ट्र को अपने झंडे तले नहीं ला सकते। आज राष्ट्र जीते नहीं जाते, क्योंकि जीत कभी स्थायी नहीं होती। आज राष्ट्रांतरण होता है, समझे? आज राष्ट्रांतरण होता है। वह सदैव के लिए होता है, स्थायी होता है।
किसी देश की जनता के साथ ही उस देश का अस्तित्व है। यदि उस देश की जनता ही अपनी संस्कृति, अपना धर्म त्याग कर दूसरे देश की संस्कृति, धर्म को मानने लगे, उसकी आस्था परिवर्तित हो जाए, तो यह बदलाव जनता द्वारा एक राष्ट्रांतरण है उस दूसरे देश को जिसके धर्म संस्कृति को उन्होंने अपनाया। इस तरह वो पहले जिस देश को, उसकी धर्म संस्कृति को अपना मानते थे, उसका कोई नाम लेने वाला ही नहीं बचता। वह इतिहास के पन्नों में सदियों के लिए समाप्त हो जाता है। यही तो हो रहा है दुनिया में। बहुत से देशों का राष्ट्रांतरण हो चुका है। वह प्रभु यीशु के होकर हमारे संगी साथी हैं, हमारी भुजाएं हैं। चर्चमैन को लगा कि मैं उसकी बात नहीं समझ पाया, तो वह फिर बोले, देखो मैं राष्ट्रांतरण के तुम्हें कुछ परफेक्ट उदाहरण देता हूँ। पहला हिंदुस्तान का ही लो। भारत के हिस्से को काट कर पाकिस्तान इसीलिए बनवाया जा सका क्योंकि उस क्षेत्र के हिंदुओं ने मुस्लिमों को एक प्रचार में आकर अपनी हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति, धर्म बदल लिए, इस्लाम मानने लगे और पाकिस्तान बना लिया। तुम मेरी बात को और क्लियर समझ सको इसलिए तुम्हें पर्सिया यानी ईरान का भी उदाहरण बताता हूँ। इतिहास बताता है कि ईरानी यानी आर्यों की पार्थियन, सोगदी, मिदी आदि शाखाएं करीब 2000 वर्ष पूर्व उत्तर एवं पूरब से वहां पहुंची। यहाँ के मूल लोगों के साथ एक नई संस्कृति बनी। कालांतर में परिवर्तन होते रहे, फिर यहाँ के लोगों ने इस्लाम स्वीकार लिया। यह शिया बहुल हो गया और 1979 में यानी कि 1979 में इस्लामिक गणराज्य बन गया। पुराना सब समाप्त हो गया। अभी ज़्यादा वर्ष नहीं हुए, यूक्रेन का रूसी भाषा बाहुल्य क्षेत्र रूस में मिल गया। ऐसे ही जिन जिन क्षेत्रों में, प्रदेशों में हमने लोगों को प्रभु यीशु के साथ जोड़ लिया है, वह क्षेत्र हमारी भुजाएं बन गए। हमारी यह भुजाएं तेजी से बड़ी हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं। और राष्ट्रांतरण का प्रभाव क्या होता है इसका अनुमान इसी से लगा सकते हो कि यहाँ पूर्वोत्तर के जिन राज्यों का अंतरण हमने करवा चुके हैं, उसे तुम राज्यांतरण कह सकते हो। वह संविधान भी हमें बहुत सी छूट देने के लिए विवश है। एक तरफ यहाँ का संविधान गोवध निषेध करता है, तो दूसरी तरफ अंतरण हो चुके क्षेत्रों में स्थानीय जनता के दबाव में छूट भी दी है। यह कहते हुए चर्चमैन ठहाका लगाकर हंसा, इतना तेज कि आसपास के बहुत से पर्यटक मुड़ मुड़ कर उसे देखने लगे। मिलर दंपत्ति और आना भी उसके साथ हंसे जा रहे थे, मगर उसकी बातों का मर्म समझकर मैं आश्चर्य में था कि इतना बड़ा छल कपट। धर्मांतरण के सहारे हिंदुस्तान को सिर्फ गुलाम ही नहीं बनाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि यहाँ तो उससे भी हजारों गुना ज़्यादा बढ़कर भयावह स्थिति है। यहाँ तो देश का अस्तित्व ही समाप्त किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के तमाम क्षेत्रों में जिस तरह धर्मांतरण हो रहा है, जितना हो चुका है, उस हिसाब से तो इन नव आक्रांताओं के पैर मजबूती से जम चुके हैं और हम देशवासी मस्त हैं, खुद में खोए हुए हैं, बेखबर सोए हुए हैं। मुझे ही किस तरह शादी के समय अचानक ही ईसाई बना दिया गया, मैं इस बात की गंभीरता को समझ नहीं सका। खोया रहा शादी की खुशी में, उससे ज़्यादा कि अंकल का एहसान है, जबकि सही तो यह है कि हमने जी तोड़ मेहनत करके उनका ऑटो ही नहीं पूरा घर संभाला हुआ है। एहसानमंद तो इन्हें मेरा होना चाहिए। मैं तो निरर्थक एहसानमंद हो ठगा गया। राष्ट्रांतरण की रफ्तार और देशवासियों की मस्ती का आलम जो यही रहा तो 3 अधिकतम 4 दशक में कंप्लीट राष्ट्रांतरण हो जाएगा। दुनिया की प्राचीनतम सनातन संस्कृति सभ्यता वाले राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। नामो निशान न रहेगा पर्सिया या फारस की तरह। यह सही ही तो कह रहा है कि इस देश का आज़ादी के वक्त जो विभाजन हुआ वह राष्ट्रांतरण का ही तो परिणाम था। जहाँ अब सनातन संस्कृति देश के अवशेष मात्र ही रह गए हैं, तो क्या काल के गाल में पृथ्वी की पहली सभ्यता संस्कृति लुप्त हो जाएगी? अफगानिस्तान जहाँ पहले सनातन संस्कृति थी, आज वहाँ माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढने पर भी शायद ही कोई अवशेष मिल पाए। तो मेरे दिमाग में यह मंथन चलता रहा और चर्चमैन अपनी बातें कहता रहा। शाम होने तक वह वहीं बना रहा, फिर निकला और एक चर्च में ले गया। उसकी बातों में जोश, उत्साह, खुशी सब समाई हुई थी। वह खुश था कि वह संपूर्ण राष्ट्रांतरण के और करीब पहुंच गया है।
जो ब्रिटिश एम्पायर यहाँ डूबने के बाद पूरी दुनिया में डूब गया था, वह फिर यहीं अपनी नींव डाल चुका है। मैं बड़ी अजीब व गरीब स्थिति से गुजर रहा था कि इसकी बातों को कितनी गंभीरता से लूं। यह जो कह रहा है, क्या यह संभव है? मन में जितने प्रश्न उठ रहे थे, उनके जो उत्तर मुझे मिल पा रहे थे, उनका एक ही निष्कर्ष था कि इसकी बातें, इसके तर्क तथ्य निराधार नहीं हैं। यह सही तो कह रहा है कि अंग्रेज व्यापारी बनकर आया तो 200 साल शासन किया, देश के टुकड़े करके गया और अब इस तरह आया तो। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।